कि सर अपन ने कल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में ट्री का लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के बाद में ट्री का राइट हैंड साइड के चैप्टर्स चालू किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल इफ इट इज हैविंग lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law. So we have started with the first part, competency to contract or capacity to contract. कि यानी कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत कब रखती है, कि सर तब रखती है अ पार्टी इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ it is major aged person, it is of sound mind। कल साउंड माइंड के लिए दो बातें बताई थी कि साउंड माइंड का मतलब क्या होता है और साउंड माइंड का कब होना चाहिए, कि सर तब होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। उसके पहले और बाद में यदि वो पागल है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय वो सही टाइम का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या, कि सर आदमी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है he is able to understand it and understand the implications of making that contract upon his own interests। उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड he should not have been specifically disqualified by law। कानून के द्वारा उसको सर्टेन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने से मना नहीं किया होना चाहिए। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन, ठीक है। सर सेक्शन 10 में क्या पढ़ा है रे अपन ने ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो मैंने आपको ये आइटम्स बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। ये जो लीगल एनफोर्सेबिलिटी के 5 आइटम्स हैं कि सर ये कहाँ से आ रहे हैं। An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void under the law। ये पांचों कहां से आ रहे हैं, कि सर सेक्शन 10 से आ रहे हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड इट हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, तो ये तो था सेक्शन 10 सर। अब अपन देखते हैं सर सेक्शन 11 क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 11 डिफाइंस हु इज अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि सर मेजर एजेड पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट टू। ठीक है, तो ये तीन चीजें कहां से आ रही है रे, ये तीन चीजें सेक्शन 11 से आ रही हैं। ठीक है, सेक्शन 11 says that every person is competent to contract who is major aged person according to the law to which he is subject to sound mind and not disqualified from contracting by any law to which he is subject। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहला पोर्शन मेजॉरिटी या माइनॉरिटी वाला स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स। चलिए शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा भाई आज? सुहान गोयल आप पढ़ेंगे हमारे लिए? Yes, sir. According to Section 3 of the Indian Majority Act 1875, minor is a person who has not completed age of 18 years. देखो माइनर However, कौन? सर माइनर वो जिसने अभी तक 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है। यानी कि जनरली सर यदि आप 18 साल के हो गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, उस हिसाब से आपकी मेजोरिटी की एज है। यानी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था शादी के लिए कम से कम 21 साल लड़के की होनी चाहिए, तो वहां फिर 18 साल वाली बात काम नहीं आएगी। तो सर जिस भी लॉ से आप सब्जेक्ट रिलेटेड बात कर रहे हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी मेजोरिटी की एज, ठीक है। जनरल एज 18 साल है, मेजोरिटी की कहां से आ रही है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से आ रही है। ठीक है, आगे यहां से पढ़। however, in following two cases,
a person attains majority after he completes his age of 21 years, where a guardian of a minor's person or property is appointed under Guardians and Wards Act 1890, or where the superintendence of minor's property is assumed by court of law. इन दो केसेस में मेजॉरिटी की उम्र 21 साल मानी जाएगी। सर कैसे? सर एक माइनर पर्सन है, लड़का है या लड़की है 15 साल की, सर उस पर्सन के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए, माँ बाप मर गए, ठीक है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी है माइनर के नाम पे आई हुई, या माइनर को माँ बाप से मिल जाती है उनकी डेथ पे, ठीक है। तो सर जहां पर माइनर पर्सन के लिए या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कोई एक गार्जियन को अपॉइंट किया गया है अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, एक एक्ट है जिसके अंडर अपन गार्जियनशिप किसी बच्चे की ले सकते हैं, ठीक है। सो जहां पर माइनर पर्सन की या फिर उस माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्जियन को अपॉइंट किया गया अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, तो सर वो माइनर 18 साल में मेजर नहीं कहलाएगा, उस वो माइनर कब मेजर कहलाएगा? 21 साल के उम्र को लेने के बाद में मेजर कहलाएगा, और फिर वो अपनी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो सर इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि सर मान लीजिए एक मास्टर एक्स है, मिस्टर एक्स नहीं मास्टर एक्स है, मास्टर मतलब समझते हो ना, छोटा बच्चा है, मास्टर एक्स के फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई, तो सर कोर्ट ने इनके लिए एक गार्जियन अपॉइंट करने की बात की, इनके खुद के लिए और इनकी प्रॉपर्टी के लिए। फादर साहब से काफी सारी प्रॉपर्टी मिली थी इनको, ओके सर, बच्चा है तो खुद ध्यान नहीं रख सकता, अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट कोर्ट ने मिस्टर वाई को इनका गार्जियन अपॉइंट किया, जो नियर रिलेटिव्स में से एक थे उनको किया। अब सर मिस्टर वाई इज ऑल्सो वर्किंग एज अ ट्रस्टी फॉर हिज प्रॉपर्टी और गार्जियन फॉर हिज प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। तो ये जब 18 साल का हो गया तो इसने मास्टर एक्स अब मिस्टर एक्स बन गया, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए के साथ में अपनी एक जमीन बेचने का सौदा किया 2 करोड़ रुपए में, कि पीस ऑफ लैंड तेरे को 2 करोड़ रुपए में। सर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस केस में इसकी मेजॉरिटी की उम्र क्या होगी रे? 21 साल का जब होगा जब ये अपनी वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, क्योंकि ये तभी मेजर कहलाएगा उस संबंध में, उस रिलेशन में। तो नॉर्मल पर्सन तो 18 साल में काम करके निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ किसी माइनर के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ है अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट, कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट करता है यार, ठीक है। तो सर तो फिर इन दैट केस उसकी मेजोरिटी की उम्र 21 साल की, ध्यान रखना ये बात। सेकंड कि सर वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ माइनस प्रॉपर्टी इज अज्यूम्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, सर इधर कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया, इधर कोर्ट ऑफ लॉ ने खुद ने माइनर की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना चालू किया, सुपरिटेंडेंस वो उसके देख रेख करते थे माइनर की प्रॉपर्टी की, ठीक है। उस केस में भी माइनर कब मेजर होगा? 21 साल का होगा तब। ये बात समझ में आ गई। मेन बात क्या पकड़नी है सर? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 18 साल। सर अदरवाइज जिस लॉ से के रिलेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या जिस लॉ के रिलेशन में बात हो रही है, उस लॉ के हिसाब से क्या क्या मेजोरिटी की उम्र है वो पकड़नी है, और इन दो केसेस में तो 21 साल है ही है। फर्नांडिस बोल क्या हुआ? सर हर बार कोर्ट गार्डियन अपॉइंट ही करता है, या अगर कुछ नहीं है तो वो कोर्ट को ये करता है ना, सुपरिटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस मतलब ध्यान रखना रे सर, ऐसा कोई तो जरूरी सर नहीं है कि है ना अच्छा केवल कोर्ट ही नहीं, गार्जियंस और भी तरीके से अपॉइंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मतलब मेन बात क्या है कि यदि कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है उसके लिए तो 21 साल, अब कौन करता है इसे अपने को इतना रिलेशन नहीं है इनसे, ठीक है। तो बस सर वो माइनर डिनाई कर सकता है कि मेरे को ये गार्डियन नहीं चाहिए। माइनर डिनाई कर सकता है कि ये मेरे को पीटता है, मेरे को दूसरा गार्डियन चाहिए, ठीक है। बस सर अगर कोई नहीं हुआ तो कोर्ट वो ऐसा लोग थोड़ी खुद बोलेगा से कि संभाल। नहीं भले ही ये पिटाई लगाए तुमको इनके पास ही रहना है, ऐसा बोलेगा क्या कोर्ट?
नहीं सर। ठीक है, ये अपना मैटर, मैं तेरे को गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अपने जो मेन टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ा बहुत इधर उधर होना अलाउड है, बहुत ज्यादा इधर उधर होते हैं मैं तुमको खींच के वापस ले आऊंगा। बहुत दूर जा रहे हो बच्चे, वापस आ जाओ। ठीक है, मैं तेरे को मैरिज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाऊंगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और तू मैरिज के ही सवाल पूछता रहेगा तो मुझे तेरे को वापस लाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर, लाना पड़ेगा, अदरवाइज मैरिज की क्लास हो जाएगी। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। लॉ रिलेटिंग टू अ माइनर्स एग्रीमेंट पढ़ते हैं भाई। सर बेसिक बात क्या है, एग्रीमेंट मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत होते हैं, यानी कि वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। यानी कि क्या होते हैं सर, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, शुरुआत से गलत होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है सर, माइनर ने बनाया है तो यहां से एक चीज गायब हो जाएगी, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि ये वाला एलिमेंट गायब हो गया, यानी कि ये एग्रीमेंट ही बन के रह गया। कैसा एग्रीमेंट? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। कैसा? वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत। ठीक है, तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बना? नहीं सर, नहीं बना। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, कभी इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। वॉइड वर्ड का मतलब ही होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, सो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, इट इज नल इनटू द आईज ऑफ लॉ, कानून की आंखों में उसकी जीरो वैल्यू है, नल एंड वॉइड है। सर ये कहां से आया दैट माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो? सर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष नाम का एक केस था, लैंडमार्क जजमेंट है। कैसा जजमेंट है? लैंडमार्क जजमेंट है, यानी कि दिशा सूचक, दिशा बताने वाला। सुहान गोयल से कोई पूछे कि तेरे घर कैसे आऊं, तो ये बोलता है कि देख, इनऑर्बिट के पास में गली नंबर 2 में घुस जाना, उसमें तीसरा मकान मेरा है। यानी कि लैंडमार्क जैसे दिशा बताने के लिए इनऑर्बिट यूज किया, उसी से तो घर तक, करेक्ट घर तक पहुंच रहे हैं। तो दिशा बताने के लिए ये केस है, लैंडमार्क केस है। ठीक है, जिससे आप लॉ में सही रास्ता ढूंढते हैं। तो सर माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। जहां पर भी माइनर से रिलेटेड ये बात आ रही है वहां आपको माइनर्स एग्रीमेंट लिखना पड़ रहा है। यदि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड सिंस बिगनिंग, तो आप क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष मेंशन कर देंगे। समझ में आ गया? बुद्धि में बिठा लेना इस बात को, नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। ओके सर, इस केस में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। सर एक माइनर भैया थे, यस सर, उन्होंने एक मनी लेंडर से एक एग्रीमेंट बनाया। उस जमाने में बहुत पुराना केस है ये। माइनर ने एक मनी लेंडर के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि है ना, मेरे को 20,000 रुपये उधार चाहिए। मनी लेंडर ने कहा भैया 20,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी होती है, तुम कोई चीज गिरवी रखो मेरे पास में इस उधार को लेने के लिए। तो माइनर ने क्या किया, अपना घर, हाउस, मनी लेंडर के पास में मॉर्गेज जैसे रख दिया इस चीज के लिए। इनमें यह डिसाइड हुआ कि पहली किस्त 20,000 में से पहली किस्त जाएगी 8,000 रुपए की फर्स्ट किस्त में, और बाकी बचा हुआ पैसा सेकंड किस्त में जाएगा। ठीक है, तो हमको इतना ही ध्यान रखना है। एग्रीमेंट क्या हुआ कि सर मनी लेंडर से पैसा उधार लेना था, मनी लेंडर ने कहा दे तो दूंगा लेकिन तुमको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। तो माइनर ने अपना घर गिरवी रख दिया, पहली किस्त 8,000 रुपए की जारी। अब कानून में भी लिखा हुआ है, और माइनर ने आगे जाके क्या किया, माइनर बोला कि सर कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में जाके बोल दिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि सर एग्रीमेंट्स विच आर मेड विद माइनर्स, एग्रीमेंट्स मेड विद और बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, वो शुरुआत से गलत होते हैं।
एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, इसलिए ये एग्रीमेंट शुरुआत से गलत है, इसलिए कृपया मुझे मेरा घर वापस दिलाया जाए। ऐसा करके वो कोर्ट में पहुंच गया। मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में माइनर कौन है? धर्मोदास घोष नाम का आदमी माइनर है, बड़ा बदमाश माइनर है। पैसा भी ले लिया और बोलता है कि अब कृपया मुझे मेरा घर वापस दिलाया जाए, क्योंकि ये तो एग्रीमेंट खोटा था। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इस दौरान क्या हो गया? मनी लेंडर की डेथ हो गई। मनी लेंडर की डेथ हो गई, कोर्ट में अभी तक केस का डिसीजन नहीं आया। तो सर क्या कोर्ट केस खत्म हो जाएगा रे? नहीं सर, कोर्ट केस खत्म नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इनके जो एलआर्स है ना, वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर आके। तो सर कोर्ट में इनको, मनी लेंडर को किसने रिप्रेजेंट किया? कि सर उनकी बीवी थी, उनकी वाइफ थी मोहरी बीबी। तो केस का नाम पड़ गया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोसे। ठीक है, घोसे नहीं घोष है ये। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। समझ में आ गया क्यों केस का नाम, कैसे मोहरी बीबी यहाँ पर आ गई? ओके सर। अब कोर्ट ने क्या बोला? यस इट इज करेक्ट। कोर्ट ने बोला यस इट इज करेक्ट दैट एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। तो ये इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, माइनर को उसका घर वापस दिया जाए। तो माइनर को उसका घर वापस मिल गया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनना। एंसल फर्नांडिस, पहले तेरा डाउट बोल दे। सर आपने बोला कि माइनर का हर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से गलत है, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में माइनर थर्ड पार्टी है तो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या इट विल कंटिन्यू? थर्ड पार्टी कौन होती है बता चल। मतलब से मैं समझा नहीं। तूने कहा ना माइनर थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी कौन होती है, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट में है बट नहीं दी। क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दिया। नहीं सर, मैं वैसे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस था ना, मैं उस वे में बोल रहा हूँ। अगर वो मामा जी के बजाय वो बच्चा होता उसके ये उनके रिप्लेसमेंट में, तब वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है या कंटिन्यू होता है? मैं आऊंगा उस तरफ भी, अभी तक मैंने ये पॉइंट माइनर वाले पूरे नहीं किए हैं, इसलिए है ना, एक बार पूरा समझ लो। फिर भी कोई डाउट रहे तो जरूर जरूर पूछना, ठीक है? वो पॉइंट भी कवर होएगा, अभी आया नहीं है। चलिए, तो क्या अभी तक मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का बेसिस समझ में आ गया आपको? क्या कहानी समझ में आ गई, कैसे क्या हुआ था? यस सर। सुहान गोयल, एंसल, कविश ये अपने वीडियो ऑन करेंगे। सुया कर्नावट भी करेगी, मिदुष भी करेगा, जश शाह भी करेगा। जश शाह, हेलो सर। हेलो। कितने डंडे, वो डांडिया खेले तूने? अरे सर, पूरा पूरा दिन उधर ही रहा। पूरा पूरा दिन उधर ही था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तेरे से मैं बाद में निपटता हूँ। हाँ, चलो आ जाओ। अब सर क्या हुआ? ये बड़ा बदमाश माइनर था, जस्ट शायद ऐसा एक कोई बदमाशी भरा माइनर था। तो इसने बोल दिया, धर्मोदास घोष ने खुद ने केस फाइल कर दिया, बोला ये जो मैंने एग्रीमेंट बनाया था मनी लेंडर के साथ में, ये खोटा एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो। तो कृपया मुझे मेरा घर वापस दिलाएं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना, इसको कहीं यूज कर सको तो करना। लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। कानून हमेशा माइनर का संरक्षक के तौर पे काम करेगा। संरक्षक मतलब जो उसकी रक्षा करने की कोशिश करे। गार्जियन का काम होता है ना बच्चे की रक्षा करना, उसको ढंग से बड़ा करना, सब चीज उसकी देखना। तो लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो लॉ ये कभी नहीं चाहेगा, ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि माइनर को कभी नुकसान ना हो। ठीक है, ये लाइन अच्छी लाइन है, कहीं यूज ले सको तो लेना, हर जगह मत लेना, जहां स्कोप लगे वहीं लेना। तो सर कोर्ट ने उसकी बात मानी कि हाँ भाई एग्रीमेंट्स गलत है, चलो मनी लेंडर इसको इसका
घर वापस दो क्योंकि ये तो गलत एग्रीमेंट के कारण तुम्हारे पास गिरवी पड़ा हुआ है। ओके सर, मनी लेंडर को देना पड़ा। यहां तक समझ में आ गया। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, धर्मदास घोष। ठीक है, लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। अब आगे की इंटरेस्टिंग बात सुनना। तो मनी लेंडर मोरी बीबी जी ने भी बोला कि ठीक है सर, पर मुझे मेरे पैसे तो वापस दिलवा दो, अभी तक 8,000 रुपए जो मैंने दिए हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो 8,000 रुपए इसको दिए हैं, तो कृपया वो मुझे वापस दिलवा दीजिए। तो कोर्ट बोला, देखो ये केस पुराना है। कोर्ट बोला कि नहीं, ये मैं नहीं दिलवा सकता आपको 8,000 रुपए, क्योंकि ये मैं 8,000 रुपए माइनर ने से मैंने ये पैसे दिलवा दिए, तो माइनर को नुकसान होएगा। लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। अब इसने कहीं खर्च वर्च कर दिए होंगे वगैरह, तो ये तो मैं नहीं दिला सकता आपको वापस। ठीक है, तो मोरी बीबी को कुछ भी नहीं मिला इस केस में। लेकिन बात तो फैक्चुअली गलती हुई ना भाई मोरी बीबी के साथ में। यस सर, फैक्चुअली तो बात गलत होगी। तो आगे जाके क्या हुआ, थोड़े थोड़े और अंडर द, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में एक एक्ट और आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा होता है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ओवर द टाइम जो डेवलपमेंट्स हुए ना इन ऐसी सिचुएशंस में, उसमें क्या एक डॉक्ट्रिन निकल के आई, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन, कुछ भी बोल दो, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन या रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया कि भाई चीज रिस्टोर करने से रिलेटेड बात है। किसी का कोई नुकसान हुआ तो वो उसको रिस्टोर होना चाहिए, वापस उस तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इस डॉक्ट्रिन की सहायता से या ऐसी सिचुएशन की सहायता से क्या बोला गया कि सर वैसे तो माइनर्स के साथ में बनाया गया एग्रीमेंट वॉइड ab initio है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, और लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। तो माइनर से जो चीज रिटर्न करने की बात की जा रही है ना, फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर को, तो सर या तो वो चीज उससे तभी रिटर्न करने को बोली जाएगी जब वो चीज उसके हाथ में ट्रेसेबल है, या फिर उससे रिलेटेड कोई पैसा उसके, चीज जो है मतलब कोई पैसा उसके हाथ में ट्रेसेबल है, तो ही उसको वो रिटर्न करने का बोला जाएगा। माइनर कभी भी ऐसी चीज को लौटाने के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। माइनर की जगह मेजर आदमी होता और उसने कोई 8,000 रुपए उधार लिया हुआ होता, तो मेजर आदमी उस पैसे को लौटाने के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होता। मेजर आदमी उस पैसे को लौटाने के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होता। मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो पर्सनली कमा के वापस देगा। ठीक है, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है। बट क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं सर। जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता है तो क्या वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं सर। ये बात तो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है ना। माइनर पार्टनर जैसे हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, नंबर वन। नंबर टू, क्या माइनर पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं सर। क्या माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है? सर जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ले ही नहीं सकता तो क्या उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर सकते हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, तो माइनर कभी भी इस पैसे को लौटाने के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, सर ये चीज लौटाने के लिए उसको तभी बोला जाएगा जब वो चीज या उस चीज से रिलेटेड जो पैसा है वो उसके हाथ में ट्रेसेबल है। माइनर को नुकसान पहुंचा के ये चीज वापस लौटाने का हम नहीं बोलेंगे। हाँ, वो चीज उसके हाथों में मिल रही है तो रिस्टोर करने का जरूर बोल सकते हैं। मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में 8,000 रुपए लौटाने की नहीं बात हुई थी, लेकिन आगे जो डेवलपमेंट्स हुए डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन में, उसमें जरूर बोली जा सकती है। यदि वो चीज या उस पैसे से खरीदी, पैसा दिया है तो पैसे से खरीदी गई कोई चीज या वो पैसा उसके हाथ में ट्रेसेबल है तो लौटाने का बोला जा सकता है। क्या ये केस समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा जब हम इस केस को पढ़ लेंगे। ठीक है, सुहान बोल क्या हुआ? सर मुझे एक कंफ्यूजन है, आपने वो ट्रेसेबल वाली बात बोली ना, तो हाँ, इसमें कौन से अमाउंट की बात हो रही है? जो 20,000 माइनर ने मॉर्गेज मतलब वो मनी लेंडर से लिए, कि 8,000 जो पे किए जो देख इस वो केस में तो पैसा लौटाया ही नहीं गया था। जब ये केस हुआ था ना, ये डॉक्ट्रिन का भाई बाद में, ये मैं केवल तुम्हारे
ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बाद में कहीं काम लेना होगा तो वहां भी ले लेंगे। इस केस में तो अभी तक 20,000 में से पहली किस्त 8,000 रुपए की ही मनी लेंडर ने माइनर को दी थी। तो इस 8,000 की ही बात हो रही कि सर आपने मेरे से मॉर्गेज ले लिया, कम से कम मेरे 8,000 रुपए तो लौटा दो। कि नहीं, वो भी नहीं लौटाएंगे क्योंकि माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है इस पैसे को लौटाने के लिए, एंड लॉ एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द माइनर, उसको नुकसान करके तुम्हारा पैसा नहीं दिलाएगा। ठीक है। यदि ये पैसा इसके हाथ, आगे क्या डिसाइड हुआ आफ्टर दिस केस, यदि ये पैसा इसके हाथ में ट्रेसेबल है या इस पैसे से खरीदी गई कोई चीज उसके हाथ में ट्रेसेबल है, तो फिर भले ही हम आपको वापस लौटाने का, माइनर को वापस लौटाने का बोल सकते हैं। लेकिन माइनर ने कहीं खर्च कर दिया, उड़ा दिया, कुछ भी नहीं है ना, माइनर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा लॉ। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये और आगे बाद में जैसे जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए इतना बहुत है। सुहान, ठीक है, एक बार इसको पढ़ ले सुहान। Dharmodas Ghosh, a minor, entered into contract for borrowing a sum of rupees 20,000, out of which lender paid him a sum of 8,000. The minor executed mortgage of property in favor of lender. Subsequently, the minor sued for setting aside mortgage. Privy Council had to ascertain the validity of mortgage. एक मिनट, Uh, प्रीवी you काउंसिल कौन होता है रे? जो उस जमाने के कोर्ट्स होते थे ना, उनको प्रीवी काउंसिल बोलते थे। तो प्रीवी काउंसिल या कोर्ट को असर्टेन क्या करना था, क्या विचार करना था कि ये मॉर्गेज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, आगे पढ़। Under Section 7 of Transfer of Property Act, every person competent to contract is competent to mortgage. The Privy Council decided that Section 10 and Section 11 of the Indian Contract Act make the minor's contract absolutely void. Hence, any money advanced to minor cannot be recovered. ठीक है, इस केस में तो यही डिसाइड हुआ था। तो माइनर ने डबल थप्पड़ लगा के चला गया, घर भी ले लिया वापस अपना, और पैसे भी वापस नहीं दिए। बट ये हमेशा सही नहीं होता है, इसलिए एक्सेप्शन, आगे एक्सेप्शन पढ़ इसका। Exception, however, the court may award compensation to the other party if the money or property supplied to minor can be traced in his hand. यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि वो पैसा या उससे खरीदी गई कोई चीज उसके हाथ में ट्रेसेबल है तो वो लौटाने का बोल सकते हैं। इस पे थोड़े से अदरवाइज व्यूज भी मिलेंगे आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है। तो माइनर से रिलेटेड पहला पॉइंट क्या किया अपन ने, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत होता है। केस का नाम क्या है? मोहोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। सेकेंड पॉइंट, नो रैटिफिकेशन, पढ़ना भाई। No ratification. A minor cannot ratify an agreement on attaining majority which he had entered into during minority, because the original agreement which he had entered into during minority is void ab initio. A void agreement cannot be ratified, that is, cannot be validated later. देखो, रैटिफिकेशन का मतलब इधर क्या लेना है, पहले मैंने आपको रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब समझाया हुआ है। पहले मैंने आपको रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब समझाया हुआ है। खतड़े, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैटिफिकेशन? To change. चेंज। अच्छा, नया ही ज्ञान मिला मेरे को तो आज। देवांश, देवांश, हाँ हाँ सर। रैटिफिकेशन वर्ड का क्या मतलब होता है रे? नहीं आंसर। अरे वीडियो कहाँ चला गया तेरा? कहाँ चला गया? हाँ। हाँ, नहीं आंसर। देवांश सर्च कर रहा था क्या? डिफाइन नहीं रैटिफिकेशन नहीं। गूगल में, टकाटक टकाटक। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। काबरा जी, सर मुझे भी नहीं याद है। थप्पड़ पढ़ना चाहिए सबके सब बच्चों को जो मना कर रहे हैं ना। जश यादव पहले ही गाल पे हाथ रख के बैठ गया कि उसको नहीं पढ़े। सर उसका मतलब टू अग्री ऑन समथिंग। रैटिफिकेशन का मतलब होता है टू अग्री ऑन समथिंग।
ये कहाँ से To निकाल agree or लिया है? to make an agreement, to make an agreement. चलो बहुत बढ़िया। सुहान तू बता बेटा। वो मतलब कुछ हो गया फिर टू करेक्ट समथिंग। कुछ होने के बाद में उसको सही या गलत बता देना, यही। जैसे कि मैं रैटिफिकेशन वर्ड के लिए आपको क्या एग्जाम्पल देता था, रैटिफिकेशन वर्ड के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता था कि बॉस छुट्टी पे जा रहे हैं, तो बॉस अपनी पावर्स सबॉर्डिनेट को देके जाए गए कि मेरे बेhalf पे तुम डिसीजन ले लेना, मैं आऊंगा तब देख लूंगा। बॉस आए, जो सही थे उनको रेटिफ मतलब जो सही थे उनको अप्रूव कर दिया, जो गलत थे उनको करेक्ट कर दिया, या फिर उनको चेंज कर दिया, जैसे कि खट्टड़े ने बोला। ठीक है, जो गलत था उसने अधूरा मीनिंग बोला, जो सही था उसको अप्रूव कर दिया, और जो गलत था उसको चेंज कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। इसने कहा सर चेंज करना। ये केवल वन साइड ऑफ द कॉइन है, पूरी बात नहीं बताती है ये। ठीक है, तो सर उसी तरीके से अब रैटिफिकेशन को माइनर के कंटेक्स्ट में जोड़ो। क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पॉइंट पे, रैट माइनर के पॉइंट पे। 15 पॉइंट्स पढ़ने हैं अपने को, 14-15 पॉइंट्स पढ़ने हैं माइनर के केस में, सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट इन ब्रीफ, 15 के 15 डिस्कस करने पड़ जाएंगे आपको ब्रीफ में, छोटे में। ठीक है, रैटिफिकेशन सर, जब माइनर ने एग्रीमेंट बनाया था, मान लो हमारा कविश है, माइनर कविश है, वो है ना 17 साल का है, ओके 16 साल का है, चलो माइनर 16 साल का। अब इसने किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, मेजर आदमी के साथ में। ठीक है, क्या एग्रीमेंट बना लिया कि आप मुझे 10 लाख रुपए देना, मैं आपको मेरी कार दूंगा, ओके। सर माइनर एग्रीमेंट बना रहा है, तो ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर ये वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब माइनर, ये जो कविश है, ये 18 साल का होता है 2 साल बाद, या 1.5 साल बाद 18 साल का होता है, तो कहता है मैंने जो पुराना एग्रीमेंट 2 साल पहले बनाया था, मैं इसको आज मैं मेजर हो गया हूं तो मैं रेटिफाई करता हूं। मतलब मैं इसको करेक्ट करता हूं कि मैं जो उस समय एग्रीमेंट बनाया था वो आज उसको अप्रूव कर देता हूं, रेटिफाई कर देता हूं, उसको सही कर देता हूं। क्या ये ऐसा कर सकता है? हमारा पॉइंट बोलता है माइनर ने एक बार माइनॉरिटी में कोई एग्रीमेंट यदि बना लिया, माइनर ने एक बार माइनॉरिटी में कोई एग्रीमेंट यदि बना लिया, तो वो कैसा एग्रीमेंट है? सर वो हमेशा के लिए वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। क्या गलत एग्रीमेंट्स को बाद में सही किया जा सकता है? नहीं सर, जो एक बार गलत वो हमेशा के लिए गलत। तो सर क्या ये मेजॉरिटी अटेन करने के बाद में माइनॉरिटी में बनाए हुए एग्रीमेंट्स को रेटिफाई कर सकता है? नो, नो ratification on attaining majority, नो ratification on attaining majority। क्या ये बात समझ में आ गई? नो ratification on attaining majority, जो गलत है माइनॉरिटी में बनाया वो हमेशा के लिए गलत है। A minor cannot ratify an agreement on attaining majority which he had entered during minority because the original agreement which he had entered during minority is void ab initio, शुरुआत से गलत है। Void agreement cannot be ratified or validated later। बात समझ में आ गई? Minors agreement is void ab initio, Mori Bibi versus Dharmadas Ghosh, and no ratification on attaining majority। कन्नव समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ भाई। सुहान कहाँ चला गया? आज minor can be a beneficiary or can take benefit out of a contract. A minor can enforce an agreement in which he is beneficiary and does not create any obligation on his part. ये बड़ा ही धांसू पॉइंट है। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो क्या बोलता है, माइनर कैन enforce an agreement in which he is beneficiary and further does not create any obligation on his part। देखो माइनर तो इस बात का फायदा उठा सकता है दैट एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स आर void ab initio, इसलिए मेरे को मेरी चीज वापस दिलाओ। लेकिन कोई बड़ा आदमी इस बात का फायदा उठाना चाहे कि एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स आर void ab initio, तो कानून उसको अलाउ नहीं करता है, माइनर की रक्षा करता है।
लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। कि सर कैसे, कि सर ऐसे। एग्जाम्पल देखो। ओ, एक माइनर और एक मेजर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जहां पर माइनर ने मेजर को 50 लाख रुपए दे दिए और अब केवल मेजर को माइनर को अपना घर देना बाकी था। क्या बचा हुआ है? माइनर ने तो मेजर को जो भी काम करना था वो कर दिया, और अब मेजर को इसको अपना घर देना बाकी था अंडर द एग्रीमेंट। क्या अब माइनर के ऊपर अब फर्दर कोई भी ऑब्लिगेशन बचा हुआ है? नहीं सर, उसने तो जो काम करना था वो कर दिया, या माइनर के ऊपर कोई अब ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मेजर ने अब कोर्ट में चला गया। मेजर आदमी कोर्ट में जाके बोलता है, सर क्योंकि एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, इसलिए कृपया इस एग्रीमेंट को ये गलत एग्रीमेंट है, एज पर मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये गलत एग्रीमेंट है, तो कृपया इस एग्रीमेंट को कैंसिल कराएं। मैं इसे घर नहीं दूंगा, मैं इसका 50 लाख रुपए इसको लौटा देता हूं। कोर्ट बोलता है कि सर दिस एग्रीमेंट इज मेड फॉर माइनर्स बेनिफिट। यदि कोई एग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट के लिए बन रहा है और उस पर अब माइनर के ऊपर फर्दर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो माइनर